हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज आपकी पहली क्लास स्टार्ट करी है और वन शॉट रिवीजन है, पूरा कंप्लीट रिवीजन इसी में ही है। जो हमको बताना है वो हम बता देंगे बहुत कम समय में आपको, ठीक है। तो रिवीजन क्लास है, नोट्स कहाँ से मिलेंगे वो सब चीजें हम यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है। तो नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम के चैनल पर, वो आप क्या है ज्वाइन कर लेंगे। मैं लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आपको चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमको रिवीजन देखना है, रिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है। तो कम टाइम में ज्यादा हमको पढ़ना है। और चैप्टर है आपका कौन सा, फर्स्ट, यूनिट एंड मेजरमेंट। कौन सा है, यूनिट एंड मेजरमेंट है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको देखो, जब आप यहाँ पे मेरी नोट्स पढ़ोगे, ठीक है, जब आप मेरे यहाँ पे नोट्स पढ़ने वाले हो तो आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखो साइंस है, क्या बताया मैंने, साइंस की डेफिनेशन बताई हुई है कि साइंस की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो साइंस की डेफिनेशन बता रखी है कि सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज तरीके से किसी भी फिनोमिना की जब आप स्टडी करते हो तो उसी को बोलते हैं साइंस, ठीक है। उसके बाद में साइंस के मैंने टू पार्ट्स में डिवीजन किया हुआ है कि इसके कितने पार्ट है भाई, टू पार्ट्स हैं। ध्यान से सुनना, इसके टू पार्ट्स हैं। तो टू पार्ट्स में पहला जो पार्ट है उसको बोला गया है बायोलॉजिकल साइंस। क्या बोला गया है, बायोलॉजिकल साइंस। और दूसरा जो पार्ट है उसको बोला गया है फिजिकल फिजिकल साइंस, ठीक है। दूसरा बोला गया है यहाँ पे फिजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस किसको बोलते हैं, जिसमें आप लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करोगे। आपको सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी करनी है, और किसके बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में। और फिजिकल साइंस की बात करें तो फिजिकल साइंस में आपके होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स, इसके बारे में आपको स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट हो गए, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। ये थोड़ा बेसिक मैंने बता रखा था। फिर वहां पे फिजिक्स के बारे में भी बता रखा है आपको कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स क्या है, साइंस का ही पार्ट है, और उसमें भी आप कैसे करोगे, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज तरीके से क्या करनी है, स्टडी करनी है फिनोमिना की। लेकिन वहां पे जो नेचुरल्स लॉ है, वहां पर जो नेचुरल लॉज है वो क्या होने चाहिए, एप्लीकेबल होने चाहिए। तो वो किस में आ जाएगा, फिजिक्स में आ जाएगा। उसके बाद हमने आपको फोर फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बताया है। कितने हैं, फोर फंडामेंटल फोर्सेस। अब ये फोर फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं ये भी आप देख लो। पहला मैंने बताया है ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दूसरा आपका है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। थर्ड है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इस तरीके से आपके फोर क्या है, फंडामेंटल फोर्सेज है। ये थोड़ा बेसिक बता रखा है। एक हमने डोमेन के बारे में भी बता रखा है आपको, डोमेन के बारे में, ठीक है। ये माइक्रो, इसमें डोमेन्स में हमने क्या बताया, स्कोप ऑफ फिजिक्स बताया है। ये आप नोट्स में देख लेना, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि आपकी क्या है, ये रिवीजन क्लास है। अब देखो इसमें मैंने बताया है, एक तो है आपके पास माइक्रो सिस्टम, जिसको आप माइक्रो डोमेन भी बोल सकते हो। इसमें आपको स्टडी कैसे करनी है, जिनको आप अपनी आईज से क्या है विजुलाइज नहीं कर सकते हो, अब देख ही नहीं सकते हो। तो ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस में आएंगे, माइक्रो सिस्टम में आएंगे। मतलब हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की। यदि इनके केस में स्टडी की जा रही है तो आप माइक्रो सिस्टम नाम दोगे, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम क्या होता है, मैक्रो सिस्टम में आपको यहाँ पे, या मैक्रो डोमेन नाम कह सकते हैं, इसमें आपको क्या है स्टडी करनी है। और इसमें आप देख सकते हो, अपनी आईज से क्या है विजुअलाइज कर सकते हो। जैसे कि कोई कार है और कार की मोशन के बारे में आप देख रहे हो, उसकी पोजीशन के बारे में देख रहे हो, कितना फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है, ये सभी चीजें किसमें आती है, मैक्रो सिस्टम में, ठीक है। तो मैक्रो वाला सिस्टम है, यही आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। यही आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, जिसको नाम दे रखा है क्या, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये मैकेनिक्स इसमें आ जाता है, ठीक है, मैकेनिक्स में, ठीक है। और अगला आपका लास्ट है जिसको बोलते हैं मीजोस्कोपिक। मीजोस्कोपिक,
अब ये मीजोस्कोपिक डोमेन है जो सिस्टम है, इसमें इनके दोनों के बीच का इंटरमीडिएट स्टेट आता है। माइक्रो और मैक्रो का जो बीच का स्टेट है, जो इंटरमीडिएट स्टेट है, वो आता है मीजोस्कोपिक डोमेन में। ठीक है, तो ये सब था बेसिक। यहां तक समझ में आया? ये 1-2 मिनट मैंने वेस्ट किया आपका थोड़ा बेसिक बताने के लिए। अब चालू करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। आ जाइए। ठीक है, आपको समझ में तो आ रहा होगा ना? फास्ट क्लास लेनी पड़ रही है थोड़ी, है ना? एक सेकेंड देखते हैं कहां पे चल रहे हैं। देखो भाई, अब यूनिट एंड मेजरमेंट आपका पार्ट चालू होता है और वहां पे भी हम बात कर रहे हैं किसकी? फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिनका आप मेजरमेंट कर सकते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपको क्या करना है? मेजरमेंट करना है, तो उनको बोलते हैं आप फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी भी बात करें फिजिकल क्वांटिटीज की, और इसको क्या है, 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवीजन किया हुआ है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। यहाँ पर 2 पार्ट्स में है। पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट कह रहे हैं हम, जिसको बोल रहे हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा हूं आपको। देखो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं टेबल बना रहा हूं, यहाँ पे क्या है? मास। इसी टाइप से आपकी टेबल पाएगी। 2 लेंथ। तीसरा आपको पाएगा यहाँ पे टाइम। चेक करना आराम से, है ना? यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। इधर नंबर 5 टेम्परेचर, या इसको थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर भी बोल सकते हो। लुमिनियस इंटेंसिटी। नंबर 7 सबस्टेंस, या इसको बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, इनका यहाँ पे डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ। देखो ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई आपकी, जो भी है 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज के पार्ट है जिनमें फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब देखो मास को आप रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पर इनका सिंबल बोल देते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मास को m से करते हैं भाई, लेंथ को आप l से करते हो, टाइम को आप t से करते हो, इलेक्ट्रिक करंट को a से करते हो, टेम्परेचर को केल्विन से करते हो, लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल। इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी हो गई, और ये क्या हो गए? इसके सिंबल्स हो गए। ठीक है, यहां तक दिखाई दे रहा है? ठीक है ना? ठीक, देखिए ये हो गया। ये तो मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई। अब मैं बता रहा हूं आपको क्या? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की यदि आपको डेफिनेशन लिखनी है तो क्या बोलोगे? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें आप और ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, उनको और तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते और ज्यादा, पहले से ही ये क्या है? फंडामेंटल है। इन्हीं को ही आप बेस क्वांटिटीज भी बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो? बेस क्वांटिटीज। चलो हो गया। चलो भाई दूसरा वाला पार्ट देखो। दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरा पार्ट है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटी कैसे होती है? दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज, डेफिनेशन तो आप देख लेना वहां से, है ना? मैं क्या लिखा हूं? मैं सिंपली बता रहा हूं आपको। ठीक है, रिवीजन थोड़ा जल्दी करना है। देखो ऐसी क्वांटिटीज है आपके पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उन पे क्या करती है? डिपेंड करती है। जैसे कि हम बात करें, एग्जांपल ले लें। चलो एग्जांपल लिया वेलोसिटी। एग्जांपल है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है भाई? वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी को क्या बोलते हो? चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे बोलते हो। ये वेलोसिटी का क्या है? वेलोसिटी की डेफिनेशन है चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो कैसे लिख सकते हैं? स्मॉल v बराबर dx अपॉन dt। ये x क्या है? यहाँ पे पोजीशन है, t क्या है? टाइम है। तो
तो एक्स का क्या है, चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको क्या बोल रहे हो, वेलोसिटी बोल रहे हो, ठीक है। या फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो सकता है पोजीशन का, उसी को नाम दिया गया है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या ले रहे हो आप, एक तो ले रहे हो आप लेंथ, ये लेंथ है, पोजीशन तो क्या होती है, लेंथ है, और ये क्या है, टाइम। और लेंथ भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके आप बना रहे हो ड्राइव क्वांटिटीज, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटीज है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है, समझ में आया ड्राइव्ड। चलो भाई अब क्या है, अब देखो कुछ और बच जाती है जिनको हम बोलते हैं, ये दो क्वांटिटीज डिस्कवर करने के बाद कुछ क्वांटिटीज और बची है जिनको बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रा क्वांटिटीज या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो तीसरा जो है अलग से इसमें इसी में है एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा में क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में दो क्वांटिटीज आती हैं, पहला तो आता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा आता है सॉलिड एंगल, ठीक। अब प्लेन एंगल है, इसका सिंबल क्या होता है, प्लेन एंगल का यदि ऐसा यूनिट देखें तो प्लेन एंगल क्या होता है, इसका होता है रेडियन, क्या होता है इसका, रेडियन होती है ऐसा यूनिट। और इसकी क्या होती है, सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, इसकी स्टेरेडियन होती है, ठीक है, इसकी रेडियन इसकी स्टेरेडियन। और सिंबल से रिप्रेजेंट करें, सिंबल से, सिंबल से कैसे करेंगे, इसको तो रेडियन और इसको स्टेरेडियन, ऐसा इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रेडियन आर, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये प्लेन ये स्टेरेडियन। अब देखो प्लेन एंगल तो सिंपल एंगल होता है जो 0 से लेके 360 एंगल तक होता है, लेकिन सॉलिड जो एंगल होता है, सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल कैसा होता है, इसमें स्फेरिकल शेप के लिए, इसमें अलग से लिख लेना कि स्फेरिकल यदि शेप है, स्फेरिकल शेप है, तो उसके लिए क्या आता है, 4 पाई आता है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो प्लेन एंगल को तो थीटा बराबर करते हैं कि आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, डीएस अपॉन आर ही है, ठीक। ये तो क्या है, प्लेन एंगल। और यदि आपको यहाँ पर सॉलिड एंगल देखना है, सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं डी ओमेगा से, किससे, डी ओमेगा, ये क्या है, सॉलिड एंगल। तो डी ओमेगा इक्वल टू यहाँ पर डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे। ये भाई ये क्या है, ये तो है सॉलिड एंगल, ठीक है, और ये क्या है, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, डी थीटा बराबर डी एस अपॉन आर, ये प्लेन एंगल, ये सॉलिड एंगल। इसकी वैल्यू स्फेरिकल के लिए 4 पाई आती है, ठीक है, इतना समझ में आया, स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है। थोड़ा फास्ट करा रहे हैं उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा रिवीजन है इसलिए जल्दी करना पड़ रहा है, ठीक है। यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है और नोट्स आप पढ़ के देखना मजा आ जाएगा, नोट्स आप पढ़ के देखना मजा आ जाएगा, टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख लेना, फिजिक्स बाय सीपी सर के नाम से, उस पर क्लिक करोगे आपको मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है, 11th क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो ये करा रहे हैं, ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं, फंडामेंटल हो गया आपका, सप्लीमेंट्री हो गई। चलो अगला नेक्स्ट काम क्या करता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो भाई, अब कोई नहीं बताता नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, ठीक है, देखो हम बता रहे हैं क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। कौन सी, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है जिनका मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। अब एग्जांपल क्या है भाई, एग्जांपल जैसे कि एंगर हो गया, फीलिंग हो गई, ठीक है, एंगर हो गया, फीलिंग हो गई, ये क्या है, इसके एग्जांपल हो गए नॉन फिजिकल, क्योंकि इनका मेजरमेंट आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई अब देखो मैंने 3 सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बताया था, नेक्स्ट आपका था सिस्टम ऑफ यूनिट, नेक्स्ट आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे आपके 3 टाइप में मैंने बताया था, कितने टाइप में, 3 टाइप्स। पहला टाइप था जिसको आपने बोला था, पहला टाइप था जिसको आपने बोला था सीजीएस, दूसरा एमकेएस और तीसरा एफपीएस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीजीएस, इसका मीनिंग क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे 3 ही मेजरमेंट करनी है आपको, क्या क्या, एक तो आपको लेंथ, यहाँ पर आपको मास और यहाँ पे आपको टाइम,
ये लेंथ, ये मास और ये टाइम। अब लेंथ जो है उसका मेजरमेंट कर रहे हो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड। ठीक है, ये तीन में ये है आपकी सिस्टम ऑफ यूनिट। और जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है वो ये वाली होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको एसआई यूनिट बोलते हो, वो किस में ले रखी है भाई, ये इंटरनेशनल वाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एमकेएस, इसको फॉलो करता है भाई, है ना, इसको फॉलो करता है। ठीक है, ये आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स यहाँ पे हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट। नेक्स्ट क्या है आपका मेजरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मेजरमेंट है। नेक्स्ट आपका क्या है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट को मैंने साफ बताया, साफ साफ शब्दों में बताया है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसको मेजरमेंट करने के लिए कैसे लिखा जाता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसको लिखा जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई विद यूनिट इक्वल टू कांस्टेंट। ये फॉर्मूला यदि याद रखा आप मेजरमेंट अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला लिख देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी जिसको Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, Q इक्वल टू यहां पर आ जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई विद यूनिट। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे Q बराबर कितना आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू n और मल्टीप्लाई विद U, इस तरीके से। ठीक है, और ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और साइड में लिख लेना जो फिजिकल क्वांटिटी होती है भाई, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे ये मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें Q बराबर n मल्टीप्लाई विद U, और ये पूरा रिजल्ट इससे करेंगे कंपैरिजन, तो क्या बन जाएगा, n मल्टीप्लाई U इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा ना। जब हम इसको फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट कर रहे हैं तो ये भी कांस्टेंट, तो ये n मल्टीप्लाई विद U इक्वल टू कांस्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू उसका मल्टीप्लाई किया यूनिट से इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मींस क्या हुआ कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। ये रिलेशन याद रखो, रिमेंबर रहे ये वाला रिलेशन, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, यूनिट के। मतलब जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे यूनिट क्या होगी, कम होगी। एग्जांपल देता हूं, देखो एग्जांपल देता हूं इसका। एग्जांपल देखो, जैसे कि 1 यहाँ पर मीटर है, उसको कैसे लिखते हैं, 100 सेंटीमीटर, पढ़ाया है छोटी छोटी क्लासों में। यहाँ पे देखो ये क्या है, पहली न्यूमेरिकल वैल्यू, ये पहली यूनिट, ये दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू, और ये दूसरी यूनिट। अब देखो यहाँ पर यूनिट क्या है, मीटर, सेंटीमीटर से तो बड़ी होती है मीटर, तो बड़ी यूनिट के साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी, और यहाँ पर छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके, यहाँ पर बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके साथ में क्या है, सेंटीमीटर, ये यूनिट क्या है, छोटी है। ठीक है, तो ये फुलफिल हो रही है कंडीशन, तो ये वाला आप एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, 1 kg बराबर 1000 ग्राम, उसमें भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है अपना मेजरमेंट। और मेजरमेंट की नीड क्यों बनी पड़ी है, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड तरीके से क्या है, रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कवर करना है, एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जरूरतें क्या हो सके, पूरी हो सके। ठीक है, तो ये भी मैंने लिखाया हुआ है, नोट्स आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलो यहां तक हुआ, ठीक है भाई, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है भाई डायमेंशन। नेक्स्ट क्या है, डायमेंशन। देखो डायमेंशन में 2-3 बातें हैं, मैं बता देता हूं आपको। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है भैया, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, इसके बारे में देखो। तो सबसे पहले डायमेंशन में क्या होता है, पावर के रूप में क्या कर दिया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कितने यहाँ पर यूज किए गए हैं, जैसे मास है तो मास की टर्म कितनी यूज की गई है, ठीक है, टाइम की कितनी टर्म यूज की गई है, वेलोसिटी को कितनी टाइम यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है, टाइम हो गया, कितना यूज किया गया है, लेंथ हो गया,
मास हो गया, कितना कितना यूज किया है उसको ही डिस्कवर किया जाता है, रेज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन आपको बोल देता हूँ कि देखो, ए डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज इज दी पावर, वो क्या होती है, इज दी पावर होती है विच दैट फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन रिप्रेजेंट क्वांटिटी कंप्लीटली, मतलब क्वांटिटी को कंप्लीटली क्या है, एक्सप्लोर किया जाता है, बताया जाता है कि इतने इतने पावर्स यहाँ पर यूज किए गए हैं, उसी को क्या बोलते हैं भाई, डायमेंशंस बोलते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो आपकी सुविधा के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया भाई डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, फॉर्मूला सभी को आना चाहिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप बात करो, यहाँ पे मास है और वॉल्यूम है, तो मास को तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से, ठीक है, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, एल क्यूब, ठीक है, यही होता है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल की पावर -3, ठीक है। अब टाइम यहाँ पे नहीं है, तो हम बड़े ब्रैकेट में जब भी यूज करते हैं, कभी भी आपको यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला यदि रखना है तो डायमेंशन फॉर्मूले को बड़े ब्रैकेट का यूज करना है, बिग ब्रैकेट यहाँ पर यूज करना है। और उसमें देखो मास की कितनी पावर है, यहाँ पर तो 1 है तो मास की पावर 1, लेंथ की कितनी है वो -3 है, टाइम की कोई पावर नहीं है तो टाइम की पावर 0, और जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की पावर यदि 0 होती है उसका मीन्स होता है 1, ठीक है, कोई मतलब नहीं। तो ये आप लिख सकते हो इस तरीके से, ये डेंसिटी का क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। और एस आई यूनिट में यदि आपको लिखना है डेंसिटी को, तो यदि मैं बात करूं, ये तो हो गया क्या, इसको तो बोलेंगे आप डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, ठीक है, ये जो डेंसिटी का हो गया। अब आपको एसआई यूनिट चाहिए, तो एसआई यूनिट, यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा भाई, देखो ऐसा यूनिट क्या है, मास को किस में लिखते हैं, मास को तो केजी में लिखते हैं, एमकेएस में लेना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो मास क्या आ जाएगा केजी, लेंथ, लेंथ की पावर -क्यूब, तो इसका मींस क्या हो गया, मास, और इसको क्या लेंगे मीटर में, किलोग्राम मीटर -क्यूब, ऐसे ले लो, या ऐसे भी बोल सकते हैं, और कैसे बोल सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है भाई, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, यहां तक समझ में आया, वेरी गुड, वेरी गुड, यहां तक आपका हुआ, बहुत अच्छा। देखो भाई नेक्स्ट देखो, आप देखो, देखिए नेक्स्ट देखिए, अब देखो सम इंपोर्टेंट टर्म्स भी लिखाई हुई है आपको, ठीक है, सम इंपोर्टेंट टर्म्स लगाई हुई है। अब मैं उन टर्म्स को बोल देता हूं, जैसे कि डायमेंशन वेरिएबल, जैसे सम इंपोर्टेंट टर्म्स है उनमें सबसे पहला मैंने कराया है डायमेंशन वेरिएबल। इसमें क्या होता है, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायमेंशंस रहेगा, ठीक है, और मतलब वो चेंजेस भी होंगी, ठीक है, और उनमें क्या है, वेरिएबल वैल्यू भी होगी। जैसे एग्जांपल के लिए वॉल्यूम बता रखा था, वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम की डायमेंशन भी होती है और उनमें क्या होता है, चेंज भी होता है, वॉल्यूम कम ज्यादा भी होता रहता है, ठीक है। जैसे एरिया की बात करी तो एरिया में भी क्या होता है भाई, वैल्यूज यहाँ पर चेंज भी होती रहती है उसकी वैल्यू, ठीक है, तो वेरिएबल वैल्यू भी है उसमें और उस डायमेंशन भी रखता है अपने आप में। एरिया की क्या होती है, L2, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, ठीक है भाई। अब डायमेंशन लेस, अब डायमेंशन लेस वेरिएबल दूसरा है यहाँ पे, डायमेंशन लेस वेरिएबल देखना उसको, उसमें क्या होता है कि द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो डायमेंशन, कि वो डायमेंशन नहीं रखते हैं, बट क्या रखते हैं, वेरिएबल वैल्यू रखते हैं, डायमेंशन लेस वेरिएबल, ऐसी क्वांटिटीज। तो उनमें जैसे कि प्लेन एंगल, जैसे कि प्लेन एंगल, ठीक है, और दूसरी क्या हो जाएगी, सॉलिड एंगल, मतलब इनमें वैल्यू तो है, वेरिएबल भी है, चेंज होते हैं ना, थीटा एंगल 0 से 360 तक चेंज तो होगा, लेकिन क्या है, डायमेंशन तो नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस। अगला डायमेंशन कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे कि मैं बताऊं आपको, यहाँ पे डायमेंशन तो रहने वाली है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एग्जांपल ही ले लो भाई सिंपल सा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको भाई कांस्टेंट, ठीक है, इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं,
किसको? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। कहां से आता है भाई फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसकी? दो मासों की गुणनफल के, और F प्रोपोर्शनल टू उनके सेपरेशन डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, इस तरीके से। तो F को क्या लिखते हैं? m1 m2 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहां से आता है। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दो मासों का मल्टीपल है, और आर स्क्वायर का क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके निकालते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो G है उसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू आती है 6.67 × 10⁻⁻11, और क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये भैया, अब देखो इसमें ऐसा यूनिट तो है, ऐसा यूनिट तो है, डायमेंशन तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कभी चेंज नहीं होगा इसकी वैल्यू में। ये वैल्यू हमेशा यही रहने वाली है, इसमें चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, एक आता है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, मतलब वहां पे डायमेंशन भी नहीं है और वो कांस्टेंट भी है। जैसे कैलकुलेटर यूज करते हो ना, वहां पे ई की वैल्यू होती है कि ई आता है कैलकुलेटर में 2.71, ऐसी कुछ वैल्यू आती है। जैसे पाई, पाई की आती है 3.14, कुछ ऐसे आती है। तो वो आप देख सकते हो भैया डायमेंशन लेस है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया तो लाइक करें भाई, यहां तक समझ में आया होगा। चलो भाई, अब एक टेबल बता रखी है, अब एक टेबल बता रखी है आपको। ठीक है, वो टेबल आप सभी याद कर लेना। एक टेबल बताइए जिसमें कि हमने, देखो मैं बता देता हूं, एरिया, एरिया का लेंथ इनटू ब्रेथ L2 डायमेंशन, वॉल्यूम, वॉल्यूम में लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट L3, तीसरा है मास डेंसिटी जो करा दिया अभी, है ना। अगला है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/टाइम पीरियड, और 1/टाइम पीरियड तो कितनी हो जाएगी? ऊपर जाएगा टाइम तो कितना हो जाएगा? t-1, ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूले में। वेलोसिटी, स्पीड, अब देखो वेलोसिटी और स्पीड की क्या है? सेम है। वेलोसिटी और स्पीड की क्या है? सेम है, वो आप देख सकते हो कितनी हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उससे निकाल सकते हो, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से कर सकते हो। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में और टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अगला देखो फोर्स का निकाल लोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, एम एफ बराबर एम नवी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, है ना। ठीक है, इंपल्स, इंपल्स क्या होता है? कोई भी ऐसा फोर्स जो मिनिमम टाइम के लिए आपके लिए एप्लीकेबल हो जाए। बात सुन लो, इंपल्स क्या होता है? मिनिमम टाइम के लिए कोई फोर्स एप्लीकेबल हो जाए उसको बोलते हैं इंपल्स। फोर्स मल्टीप्लाई विद टाइम, तो फोर्स की डायमेंशन निकालो और टाइम की उनको मल्टीपल करके कर देना। ठीक है, ठीक है, तो फोर्स की तो जानते हो m1 L1 t-2, और उसकी क्या आ जाएगी? m1 L1 t-1। ठीक है, ये वर्क और एनर्जी। अब देखो वर्क और एनर्जी की क्या होती है भाई? सेम होती है वर्क और एनर्जी की। ठीक है, m1 L2 t-2 ये होती है वर्क और एनर्जी की। निकाल लोगे, निकाल लोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके निकल जाएगी। ठीक है, सुनो, पावर, नोट्सों को साथ में रख लेना जब मैं पढ़ा रहा हूं ना। ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो नोट्स आपको पहले ही मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम पे। ठीक है, सबसे पहले टेलीग्राम पे जाना है, वहां से आपको नोट्स देखने, नोट्स रख लो और क्लास को ले लो, काम हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। पावर देखो, पावर क्या होते हैं? वर्क अपॉन टाइम, वर्क में टाइम का डिवाइड लगा देना, हो जाएगा। कैसे? m1 L2 t-2, ये तो ही है, नीचे एक और t है वो ऊपर जाएगी, तो m1 L2 t-3 हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। नेक्स्ट देखो, तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास की तो m1 और वेलोसिटी की L1 t t-1। ठीक है, अगला है प्रेशर या स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स की क्या होती है? m1 L2 t-1, अरे यार m1 L1 क्या होती है फोर्स की? m1 L1 t-2, लेकिन डिवाइड किसके लगा रहे हो? एरिया का, L2 का। L2 ऊपर जाएगी, माइनस हो जाएगा m1 L-1 और t-2। ठीक है, ये करने का। स्ट्रेन की देखो, स्ट्रेन क्या है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन अपॉन कॉन्फ़िगरेशन, लेंथ अपॉन लेंथ। ठीक है, तो क्या है? जीरो, डायमेंशन लेस हो गई। ठीक है, अगला है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का दे रखा है फॉर्मूला, हाफ mv स्क्वायर, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 उसकी कुछ भी नहीं होती है भाई, डायमेंशन कभी भी नहीं होती है, जो कांस्टेंट होते हैं उनकी नहीं होती।
1/2 जो नंबर होते हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो एम बी स्क्वायर, तो मास का तो कितना हो जाएगा एम, और बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब L1T-1, उसका क्या स्क्वायर, तो L2T-2, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी M1 L2T-2। और नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मल्टीप्लाई विद हाइट, ये होती है क्या पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कोई भी यहाँ पर पार्टिकल है वो h हाइट पे है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है नीचे, तो क्या हो जाएगा m मास है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और h हाइट पे तो mgh, ठीक है। तो mgh की क्या हो जाएगी वो देख लो आप, उसकी भी कितनी आ जाएगी m1 L2T-2। तो ये सभी आपके हुए। अब एप्लीकेशन चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। आ जाओ भाई, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। समझ में आ रहा है, चल रही है ना वीडियो? हाँ भाई 31 मिनट की हो गई फिर भी, है ना अभी तक। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर समझने वाली बात है बस। यहाँ पर पहला आपको जो कह रहा है एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन कह रहा है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू एनोदर, ठीक है। पहला आपका कह रहा है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू एनोदर, आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है, तो आप कैसे जाओगे? यहाँ पर सिंपल बताया गया है, देखो यहाँ पर यदि M1 L1 T1, देखो M1 L1 और T1 ये क्या है, ये पहले जो सिस्टम है उसकी क्या है यूनिट है, ये क्या है फर्स्ट सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। और यदि मैं बात करूं क्या M2 L2 और T2, ये किसके लिए भाई सेकंड सिस्टम के लिए है, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए है, ठीक है, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए है। तो पहला सिस्टम दूसरा सिस्टम। अब यहाँ पर क्या है ABC और लेंगे, ABC क्या है A B और C, स्मॉल ABC, स्मॉल ABC, R क्या है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है भाई जिनको यूज करोगे, ठीक है, जिनको यूज करोगे वे क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अब देखिए अब यहाँ पे करना क्या है वो बता देते हैं। देखो इनको आपस में क्या है, एक मैंने यहाँ पे क्या करा रखा है आपको कंप्लीट करा रखा है कि क्यों ये होता है फिजिकल क्वांटिटी, वो N1U1 बराबर N2U2, इस तरीके से ये याद रख लो, इससे हो जाएगा। अब देखो U1 में कैसे लिख सकते हो, U1 तो यूनिट है और यूनिट को कैसे एक्सप्रेस करोगे भाई, देखो N1 जो नंबर है यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा M L और T, इस तरीके से, और यहाँ पर N2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा M L और T। अब पावर यहाँ पर देख लो आप, पावर कैसे लगाओगे भाई, यहाँ पर देखो M1A L1B और T1C, और यहाँ पर क्या आ जाएगा M2A L2B और T2C, इस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे N2 की यदि चाहिए आपको, N2 चाहिए तो N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर N1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा M1 अपॉन M2 पावर ऑफ, यहाँ पर L1 अपॉन L2 पावर ऑफ D, T1 अपॉन T2 पावर ऑफ C। इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपकी यदि एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको गिवन है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये N2 आपको कैलकुलेट कराए तो आपको इस फॉर्मेट का यूज करना है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं जो आपको गिवन है कि 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो, और डाइन किसकी होती है भाई ये पता होना चाहिए। फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है ना वो क्या होती है MKS में, MKS में न्यूटन और CGS में डाइन, ठीक है, CGS में डाइन, इस वाले फॉर्मेट को यूज कर लेंगे हो जाएगा काम। देखो बताएं बताएं भाई बताएं, बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि 1 न्यूटन इक्वल टू इतने डाइन, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे तो पूरा करना है। कितने डाइन होते हैं देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या है 1 न्यूटन और फोर्स की डायमेंशन है, फोर्स ये क्या है SI यूनिट ऑफ फोर्स, और ये क्या है CGS
यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। जो स्मॉल यूनिट है वो डाइन है फोर्स की, और फोर्स की जो बिग यूनिट है जिसको ऐसा यूनिट बोला न्यूटन है, ठीक है। ये सीजीएस यूनिट, ये ऐसा यूनिट, एमकेएस यूनिट। ये कौन से फॉर्मेट में, एमकेएस, एमकेएस यूनिट ऑफ फोर्स, ये सीजीएस, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे वही N2 वाला, N2 इक्वल टू, N2 ही तो चाहिए, N1 तो गिवन है, और यहाँ पर U1, ये N2 कैलकुलेट करना है, ये U2। अब यहाँ पर N2 कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या था, M1 अपॉन M2 पावर ऑफ A, L1 अपॉन L2 पावर ऑफ B, T1 अपॉन T2 पावर ऑफ C। देखो भाई यहाँ पे न्यूटन है, और न्यूटन फोर्स को आप जानते हो, फोर्स क्या होता है, बताओ भाई। फोर्स, फोर्स होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है m1 l1 t-2, और वैसे डायमेंशन होती है m1 l1 t-2, ये होती है। कंपैरिजन करोगे ma lb और tc से, तो a कितना 1, b कितना 1 और c कितना -2, ये आ जाएंगे कांस्टेंट। ये कैसे आए, ये इससे कंपैरिजन कर लो, ma lb और tc, यहां से जब कंपैरिजन इसका करोगे तो a की जगह 1, b की यहाँ पर 1 और c -2 आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये पावर को क्या कर लिया, इससे कंपैरिजन कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है 1 kg में, तो यहाँ पर देखो लिखो N2 इक्वल टू M1, M1 क्या है पहला वाला यहाँ पर kg, न्यूटन वाले को देख रहे हैं, 1 न्यूटन, ये किसके बराबर आता है भाई, 1 न्यूटन के बराबर आता है ये, तो यहाँ पर क्या है kg, तो ऊपर तो लिखेंगे kg और नीचे लिखेंगे क्या M2, M2 क्या है इसमें क्या आता है भाई, इसमें तो देखो, इसमें कन्वर्ट करो किसमें, इसमें, तो केजी को इसमें देखते हैं तो यहाँ पे आता है ग्राम, यहाँ पर सेंटीमीटर और पर सेकंड स्क्वायर, ये आता है किसमें, इस वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगेगा ग्राम, पावर कितनी लगेगी, 1 लगेगी। L1 देखो, L1 कितना है, L1 इधर क्या है मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर, अपॉन में यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर, और b कितना है b1, और टाइम देखो, टाइम तो दोनों में सेम है, सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे सेकंड बची सेकंड, और इधर क्या जाएगा -2। अब देखो सेकंड बाय सेकंड, ये तो कट गया, ये तो 1 की पावर है किस पे लो, ये तो रिजल्ट देगा नहीं, रिजल्ट कहां से आएगा, यहाँ से, तो यहाँ से देखो केजी को कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, ये आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये 1 है, ठीक। अब देखो ग्राम से तो ग्राम को काटो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, कितने आ गया 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, ये आ गया आंसर। कर लोगे ऐसे आप बर्थ सिस्टम ऑफ यूनिट को सेकंड यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है भाई, समझ में आया, वेरी गुड। चलो भाई नेक्स्ट, चलो ये समझ में आपको आ गया, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या दे रखा है, एक सेकंड दे रखा है यहाँ पे, लेट्स चेक दी डायमेंशनल करेक्टनेस, यहाँ पर आपको डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर दिया, लेट्स चेक दी डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ वेरियस फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या हो सकता है, डायमेंशन करेक्टनेस आपको बतानी होती है, आपको चेक करना होता है कि आप कैसे चेक करोगे, तो कैसे चेक करोगे, देखो एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, कोई भी एग्जांपल लूं तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ को ये याद रखो कि आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जैसे कि आपको लेंथ में लेंथ को ही ऐड करना है, लेंथ में आप टाइम को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। मास में आपको मास को ही ऐड करना है, ये वाला जो होता है उसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे कि अब डायमेंशन की बात करें तो वेलोसिटी में वेलोसिटी को ही ऐड करना है, और ऐड करना है तो मैं देखो आपको बताता हूं, जैसे कि यहाँ पर वेलोसिटी है, उसी में आप वेलोसिटी को ऐड करोगे तो इस तरीके से रहेगा, तो उसको आप यहाँ पे भी वेलोसिटी बोलोगे। ऐसा नहीं है कि आप वेलोसिटी और वेलोसिटी को टू वेलोसिटी बोल दो, नहीं नहीं,
यहाँ पर आप सिंपल वेलोसिटी लिखने वाले हो, ठीक है। डायमेंशन जो रहेगी वो सेम ही रहती है, उसमें चेंज मत कर देना, ठीक है। ये होता है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया, b बराबर u प्लस ए टी, सभी जानते हो भाई गति की समीकरण, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हो, न्यूटन ने दी है b इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट है उसकी, फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो b क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है, जिसको बोलते हो आप फाइनल वेलोसिटी। क्या नाम देते हो, फाइनल वेलोसिटी। स्मॉल u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है, टाइम। a क्या है भाई, एक्सीलरेशन। सब चीजें बता दी है। b फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन और t टाइम है। अब देखो, अब इसको डायमेंशनल करेक्टनेस कैसे करोगे। सबसे पहले वेलोसिटी है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वेलोसिटी। चलो भाई, वेलोसिटी। और इसकी डायमेंशन क्या होती है वेलोसिटी की, डायमेंशन में लिखोगे मीटर पर सेकंड। तो मीटर कितने, लेंथ में, मास तो है नहीं है, ये तो 0, ये L1 और t माइनस 1, ये हो गई डायमेंशन, ठीक है। अब यार RHS देखो, RHS में क्या है, u प्लस ए टी। क्या है, u प्लस ए टी। अब देखो ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि वेलोसिटी में वेलोसिटी को ही ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे क्या है आपके पास में वेलोसिटी, तो इसकी क्या रहेगी, m0 L1 t माइनस 1 रहेगी। तो इसकी भी क्या यही रहनी चाहिए। तो यहाँ पे ए एक्सीलरेशन की क्या होती है बताओ, m1 L1 t माइनस 2, देख लेना उसमें अभी बताए थे जब। और यहाँ पे t टाइम की क्या होती है, t होती है। तो इसको क्या करोगे, m0 L1 t माइनस 1 और प्लस करोगे इसमें क्या, m0 0 है ना, m0 L1 t माइनस 1, ठीक है, इस तरीके से। और दोनों जब ऐड होंगी तो ऐसा नहीं है इनकी पावर बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ती। ये क्या है, वेलोसिटी में वेलोसिटी करोगे जब भी वेलोसिटी मिलेगी तो डायमेंशन क्या मिलेगा, यही मिलेगा m0 L1 t माइनस 1। अब ये तो राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए, मतलब डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ये डायमेंशनली क्या है भाई, करेक्ट है। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड एप्लीकेशन हुई। चलो तीसरी एप्लीकेशन और देख लेते हैं, तीसरी एप्लीकेशन और देख लेते हैं भाई। अरे थर्ड एप्लीकेशन कह रहा है, टू ड्राइव ए रिलेशन, टू ड्राइव ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, देखिए भाई, टू ड्राइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, आपको क्या है, रिलेशन यहां पर बताना है, ठीक है, रिलेशन यहां पे बताना है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। एक एग्जांपल ले रहा हूं बस, देखो एक एग्जांपल ले लें, इसी से आप समझ जाओगे, ठीक है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन, यहां पे देख लो, ड्राइव एन एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको नाम दिया आपने एफ, ठीक है, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास, जिसका मास दिया है यहाँ पे m, ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी v, मूविंग विद वेलोसिटी v इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस r, ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको रिलेशन यहाँ पर इस टाइप से करना है, एक सेकंड रुक जाओ यार, है ना, ठीक है, सही है ना, वैसे तो क्लास सही है। देखो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ, यहाँ पर पार्टिकल दे रखा है, m मास दे रखा है, और क्या है, वेलोसिटी v है, और रेडियस भी दे रखा है, जिस सर्कल में वो चल रहा है उस सर्कल का रेडियस भी दे रखा है r,
और आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन बताना है सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो डिपेंडेंसी बताई हुई है, यहां से हो जाएगा काम सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ, वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड करता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स। सबसे पहले जो पार्टिकल है ऑफ मास m, तो पार्टिकल के मास m पे डिपेंड करता है, और मूविंग वेलोसिटी v पे डिपेंड करता है, और सर्कल की जो रेडियस है उस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे a, यहाँ पे बोलेंगे b, और यहाँ पे बोलेंगे कांस्टेंट c। तो ABC यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। इस तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी साइन आप कह सकते हो, डिपेंडेंसी आप बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो F, अब इसको मैं थोड़ा आगे करूं तो F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और यहाँ पे आ जाएगा MA BB और RC नंबर फर्स्ट। इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना है। अब देखो फोर्स की जो डायमेंशन होती है, फोर्स की डायमेंशन सभी बच्चे जानते हैं, अब तो सभी बच्चे जानते हैं क्या होती है, वो होती है भाई m1 L1 T-2 इस फोर्स की डायमेंशन इक्वल टू, यहाँ पर कोई कांस्टेंट के, यहाँ पे m क्या है, मास है, और मास यहाँ पर m और इसकी पावर क्या है, a है। दूसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, L1T-1, L1T-1 और इसकी पावर v। ये रेडियस r है, और रेडियस r किस में नपती है, लेंथ में, तो यहाँ तो लेंथ है और लेंथ की पावर c। अब देखो इनको थोड़ा कंबाइन करके लिखते हैं, यहाँ पर देखो अलग अलग सेपरेट लिख लेते हैं। मास की पावर क्या है, 1 है, लेंथ की पावर क्या है, 1 है, टाइम की पावर क्या है भाई, -2 है, अलग अलग लिख लिए सेपरेट। यहाँ पर क्या आ गया, a आ गया, मास की पावर कितनी है, a है, यहाँ लेंथ की पावर कितनी है, लेंथ की पावर देखो यहाँ पे एक तो b है और एक c है, इसका मींस b प्लस c है, और टाइम की जो पावर है वो क्या है भाई, माइनस का b है। ठीक है, देखो माइनस है तो माइनस का b, यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है बच्चों, हाँ ये और हो जाए बस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन कर लो, यहाँ पर मास पावरों का कंपैरिजन कर लो, तो यहाँ पर कंपैरिजन ऑन बोथ साइड, क्या बोलोगे, कंपैरिजन ऑन बोथ साइड्स, करो भाई कंपैरिजन दोनों साइडों का। कैसे कंपैरिजन करोगे, पावर का पावर से, तो यहाँ पे n की पावर 1, यहाँ a, तो a कितना आ गया यहाँ पर रिजल्ट, a बराबर 1 आ गया। ठीक है, b यहाँ पर देखो t की पावर क्या है, -b, और यहाँ पर -2, तो b बराबर कितनी आ गई, 2, तो b बराबर कितनी आ गई, 2, कंपैरिजन करो, और c यहाँ से b प्लस c कितना है, 1 है, b प्लस c कितना है, 1 है, b की वैल्यू 2 है, 2 प्लस c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे देखो c इक्वल टू आ गया -1, ये आ गया c। यहां तक दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, कंप्लीट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चंस को यहाँ पर रब कर देता हूँ। अब यहाँ से ये तो हटाए, देखिए इधर आओ, अब देखो यहाँ पे देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 a, b एंड c values put in इक्वेशन फर्स्ट, रख दो भाई, इक्वेशन फर्स्ट में रखो एबीसी की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या है, f इक्वल टू a, a की वैल्यू क्या है, 1 है, b और b की वैल्यू कितनी है, 2 है, और r की वैल्यू -1 है, देखो c बराबर -1, c की वैल्यू -1, तो f यहाँ पर क्या आ गया, f इक्वल टू k mv² और r को डिवाइड में ले जाओ, mv² डिवाइड बाई r, तो यहाँ पर k को दोबारा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, f प्रोपोर्शनलिटी mv² डिवाइड बाई r। ठीक है, ये हो गया, या k बराबर यहाँ पर 1 मान लेते हैं इसके लिए, तो f इक्वल टू mv² डिवाइड बाई r, इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका फॉर्मूला। ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस आपके हो गए, बहुत अच्छे से करा दिए। ठीक है, करो देख कर लिख लो, ठीक है, जल्दी लिखो एक बार। अब इसका थोड़ा सा पार्ट और रह गया है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, बोर्ड देख लो, वो तो समझने वाले क्या है उनको तो आप देखोगे। ठीक है, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में और बता देता हूं, ये 1 शॉट रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा, और नोट्स आपको मिल जाएंगे कहां पे, टेलीग्राम में। टेलीग्राम का नाम क्या है, फिजिक्स बाय सीपी सर, वहां से देख लेना, और मैं आपके लिए
एक्सरसाइज भी भेज दूंगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर विद आंसर भी भेज देंगे, ठीक है। बस आप पढ़ते जाओ, अच्छे से रिवीजन करो भाई। आगे देखो सिग्निफिकेंट फिगर, नेक्स्ट क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए, द रिलेवेबल डिजिट्स प्लस दिस अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। कहना क्या चाहता है, सिंपल फॉर्म में देख लो कि अनसर्टेन जो डिजिट है उनको क्या है, आपको सही तरीके से क्या है, व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर लिखना है। जैसे कि पॉइंटों में जो आते हैं उनको आपको कैसे हटाना है, कैसे करना है, या आप 0 है 1 है 2 है। अब 0 का खेल यहाँ पर होगा, जो अनसर्टेन डिजिट है वहां पे खेल करेगी, ठीक है। कैसे करेगी देखो, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है आपको, एक सिंपल सा आपको दे रखा है लेंथ के बारे में, लेंथ गिवन है, कैसे गिवन है कि दे रखा है 2.308, ये है भाई साहब आपके पास में, और ये दे रखा है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये क्या है, ये ब्रैकेट में लिख रहा है एज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4, तो कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने फिगर है 4 हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन इसी को यदि मैं किस में चेंज कर दूं भाई, इसी को यदि मैं चेंज कर दूं मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 100 से डिवाइड लगाओ तो कितना हो जाएगा 0.02308 मीटर। अब बताओ, तो अब भी यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, अब भी क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, अब भी सिग्निफिकेंट फिगर है 4, ठीक है। अब यदि इसको और कर दें तो कितना हो जाएगा 23.08, ये क्या आ जाएगा mm, मिलीमीटर mm में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। अर्थात क्या हुआ, यहाँ पर तो चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। ए चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए मेजरमेंट। मतलब मेजरमेंट करने में ये सभी आप कैसे भी कन्वर्ट कर लो, चाहे सेंटीमीटर में कर लो, चाहे मीटर में कर लो, चाहे एमएम में कर लो, आपको क्या है फाइनल रिजल्ट में जो सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे वो सेम मिलेंगे, ठीक है, उनमें चेंज नहीं होगा। इसके लिए रूल्स हैं, अब रूल्स देख लो भाई, सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या है रूल्स हैं, उन रूल्स से कैलकुलेट किया है। अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि सर ये क्या बता दिया, लेकिन अब जब रूल्स पढ़ोगे जब पता चलेगा आपको, आटे दाल के बाद कब पता चलेगा, जब पता चलेगा, ठीक है। देखो भाई रूल्स देख लो, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। तो रूल्स देखो, पहला रूल क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि मैंने संख्या लिख दी भाई, एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, तो देखो 7357, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4 है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट कोई है ही नहीं है, जीरो डिजिट। जैसे कि 35798 कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, ठीक है, बता दोगे ना, सभी को काउंट किया जाता है। अगला देखो, ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। यदि यहाँ पर देखो दूसरा नियम क्या कहता है, सेकंड नियम, पहला रूल दूसरा रूल। अब दूसरा रूल क्या कहता है कि यहाँ पर जैसे कि 7005 है, यदि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला यदि नॉन जीरो डिजिट है और उन दो के नॉन जीरो डिजिट के बीच में 2 जीरो डिजिट भी आ गई, तो ये 2 जीरो डिजिट भी कैसी होंगी आपके पास में सिग्निफिकेंट फिगर में होंगी। तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा 4 आ जाएगा, समझ गए। मतलब 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई भी यदि 1 जीरो आ जाए 2 जीरो आ जाए, तो वो जितनी जीरो रहने वाली है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट की जाएंगी, ठीक है, काउंट की जाएंगी। हाँ तीसरा देखो भाई, तीसरा देखो रूल नंबर 3 है, टर्मिनल जीरोज इन नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब कहना क्या चाहता है, जैसे कि 75.000 और एक दे दूं मैं रूल नंबर 4 जिसमें कि 75000, तो इसमें यदि पॉइंट लग रहा है, दशमलव लग रहा है, डेसिमल लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे 1 और 2। तो यहाँ पे तो सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो क्या है 2 है, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो कितने हैं 5 हैं, ये आप देख लेना। तो यहाँ पे क्या है डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल से भी फर्क पड़ेगा। डेसिमल यदि यहाँ पे 2 संख्या के बाद लगा हुआ है तो यहाँ पर यही 2 काउंट होंगे, ये 0 काउंट नहीं होंगे।
यहाँ पर यदि 75,000 है तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आप यहाँ पे बोल देंगे। एक होती है इन साइंटिफिक नोटेशन, इन साइंटिफिक नोटेशन। नंबर 5 में क्या बोलोगे भाई, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, जैसे कि मैं बात करूं ग्रेविटेशनल की, 6.67 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो ये तो है, इसको देखेंगे, ये वाली संख्या नहीं देखेंगे, 10 की पावर -11 है, इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 नॉन जीरो डिजिट है, तो 3 क्या है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 3 है, ठीक है, 3 है। तो ये आपका हुआ भाई कंप्लीट, ये वाला हो गया, ठीक है। अब राउंडिंग ऑफ की और बात कर लें एक बार राउंडिंग ऑफ की और बात कर लेते हैं। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। एक लास्ट राउंडिंग ऑफ, फिर पूरा कंप्लीट है। देखिए भाई, एक राउंडिंग ऑफ और देख लो, राउंडिंग ऑफ, ये वाला राउंडिंग ऑफ में देखो भाई, राउंडिंग ऑफ में क्या होता है, ठीक है। राउंडिंग ऑफ दी अनसर्टेन डिजिट्स, ठीक है, राउंडिंग ऑफ दी अनसर्टेन डिजिट। अब यहाँ पे पहला रूल क्या होता है, रूल तो आपको देखनी पड़ेगी, ये याद करने वाली चीजें हैं। इफ टर्मिनेटिंग डिजिट इज स्मॉलर, देखो मैं एग्जांपल देके बता दूंगा, ठीक है, मैं पढ़ देता हूं एक बार। इफ टर्मिनेटिंग यदि डिजिट है वो स्मॉलर है किससे, 5 से, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज अनचेंज्ड। इसका मींस क्या हुआ, एग्जांपल देखो रूल नंबर फर्स्ट का, ठीक है। एग्जांपल नहीं है भाई उसमें, एग्जांपल मैं बता रहा हूं, देख लो यहाँ पे। यदि यहाँ पे 5 पॉइंट ये देता है 7.35 ये दे रखा है, ये आपको दे रखा है भाई, है ना। ये वाली जो डिजिट है इसको बोलते हैं डेसिमल के जस्ट बाद है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डिजिट, टर्मिनेटिंग डिजिट, ठीक है। और ये वाली ये जो डेसिमल से पहले है इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग डिजिट, ठीक है, टर्मिनेटिंग डिजिट और प्रीसीडिंग डिजिट। यदि अब क्या कह रहा था वो, अब वो बोल रहा था देखो कि इफ टर्मिनेटिंग डिजिट इज स्मॉलर, और किससे स्मॉलर है, 5 से छोटा है, कौन सा, टर्मिनेटिंग डिजिट, तो हम प्रीसीडिंग डिजिट में चेंज नहीं करेंगे। इसका मींस क्या हुआ, इसका जो फाइनल आंसर आप लिखोगे रिजल्ट में वो कितना आएगा, 57.35, यही आ जाएगा, ठीक है, इसमें चेंज नहीं होगा। ये इतना आ गया 57 या 57 भी आप बोल सकते हो, यदि वैसे हम बात कर रहे हैं कि इस पे चेंज नहीं होगा, ये 7 ही रहने वाला है। यदि हम अप्रोक्सीमेट ऐसे बोल दें, चलो इतना बोल दें, 57 ही रहेगा, मतलब अप्रोक्सीमेट में आंसर कितना रहेगा, 47 रहेगा। समझ में आए। दूसरा देखो, यहाँ पर दूसरा रूल क्या कहता है, इफ टर्मिनेटिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5, यदि अब की बार क्या बोल रहे हैं, 57 पॉइंट यहाँ पर हमने बोल दिया 7, ठीक है। तो ये तो आपका क्या बोलते हैं डेसिमल के बाद में बच्चों, ये तो बोलते हैं आप टर्मिनेटिंग डिजिट, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डिजिट बोलते हैं, ओके। इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल से जो पहला है इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग, डिजिट, ठीक है। अब हमने बोला दूसरे वाले रूल में बोला, क्या बोला कि इफ टर्मिनेटिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5, यदि वो 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में आपको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज भी कितने से करोगे, +1 से करोगे, मतलब प्रीसीडिंग डिजिट में एक इंक्रीज हो जाएगा, जोड़ दोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर कि यहाँ से तो 5 से ज्यादा है, बड़ा है 7, तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। इसमें 7 में +1 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 58 आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, हाँ भाई, 2 नियम समझ में आ गए। चलो तीसरा और देख लो, एक बार तीसरा और देख लो। तीसरा क्या होता है, इफ टर्मिनेटिंग डिजिट इज 5, यदि अब की बार टर्मिनेटिंग डिजिट क्या हो जाए, 5 ही हो जाए, 5 के बराबर ही हो जाए। अब की बार पहले तो आप लेस देन देख रहे थे, ग्रेटर देन देख रहे थे,
जो टर्मिनेटिंग डिजिट था उससे ज्यादा था या कम था। अब की बार वो 5 के बराबर ही हो जाए, ठीक है। तो डिजिट इज इवन, तो प्रीसीडिंग डिजिट, और प्रीसीडिंग डिजिट कैसी है आपके पास में, इवन है, देन प्रीसीडिंग डिजिट डज नॉट चेंज। कैसे, अब देखो भाई एग्जांपल देखो, ताजा ताजा एग्जांपल लेके आए कि 58.5 ये है, इसका करना है आपको, रिजल्ट देना है, राउंडिंग ऑफ करो भाई, बोल दिया। कैसे करोगे, ये क्या होता है, डेसिमल के बाद होता है जिसको बोलते हो आप टर्मिनेटिंग डिजिट। क्या बोलते हो, टर्मिनेटिंग डिजिट। डेसिमल से पहले है इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग डिजिट। तीसरे वाले रूल में कह रहा है कि इफ टर्मिनेटिंग डिजिट is equal to 5 and preceding digit is even, then preceding digit is does not change। अब देखो 8 क्या है, even है, और ये 5 क्या है, ये 5 के बराबर है टर्मिनेटिंग डिजिट, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो 58 ही रहेगा। और नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4, इसका एग्जांपल देख लो कि if terminating digit is 5 and preceding digit is odd, then preceding digit is increased by 1। तब आपको preceding digit में increase करना पड़ेगा 1 से। जैसे कि बोल दिया 57.5, ये बोल दिया। रूल नंबर 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो आपकी क्या है, टर्मिनेटिंग डिजिट, और ये वाली क्या है भाई, डेसिमल से पहले प्रीसीडिंग डिजिट। तो इसका फाइनल आंसर 58, क्योंकि 7 क्या है यहाँ पे, ऑड है, और प्रीसीडिंग डिजिट यदि ऑड है और टर्मिनेटिंग डिजिट 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट में एक इंक्रीज कर दोगे, 58 आंसर हो जाएगा फाइनल। तो ये सभी आपको समझ में आए होंगे, आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई, ठीक है। और कुछ बचा है, और देखो कुछ रूल्स है, एक रूल्स के बारे में और बता दें, फिर क्लास को कंप्लीट कर ले भाई, है ना। इनके रूल हो रहे हैं राउंडिंग ऑफ के, कि इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, ठीक है, वो और बता दें। पूरी क्लास का कंप्लीट यहाँ पर क्या है, 1 शॉट रिवीजन हमने करा दिया पूरा कंप्लीट यूनिट फर्स्ट का, आराम से देखना भाई, है ना। देखो भाई, रूल्स फॉर अरिथमेटिक, रूल्स है फॉर अरिथमेटिक operations with significant figure, रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो पहली बात कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, पहली बात कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट रिटेन करेगा टू सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस के बारे में बात करेगा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक सिंपल सा, देखो एग्जांपल देख लो, एग्जांपल समझ में जल्दी आएगा। 5.389 ये दे रखा है, 5.389 प्लस 4.3। अब इसमें तुमसे फाइनल रिजल्ट के बारे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइनल रिजल्ट के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर जो डेसिमल पॉइंट है वो आपको फाइनल आंसर लेके चलना है, और कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। भाई आप साइड में लिख लो, ऐसे नहीं जोड़ा जाता तो ऐसे जोड़ देते हैं। 4.3 करो भाई, 9 8 3 और 3 6, और ये क्या है 5 और 4 9, तो 9.689 कितना आया, 9.689। लेकिन यहाँ पर मिनिमम डेसिमल पॉइंट क्या है, 1 डेसिमल प्लेसेज है। कौन सा है, 1 डेसिमल प्लेसेज है, तो आपको 1 डेसिमल प्लेसेज तक लेके चलना है आंसर। तो आपको तो 1 डेसिमल प्लेस यहाँ तक ही देखना है। और मैंने क्या बताया था आपको, बताइए, 6 है भैया, 6 है, और 6 ये क्या है, टर्मिनेटिंग डिजिट, ये तो बताया था पहले। और ये क्या है, प्रीसीडिंग डिजिट, यहाँ पे भी तो लगाओगे, ठीक है। तो 9.6 क्या है, 5 से क्या है, ज्यादा है, टर्मिनेटिंग डिजिट ज्यादा है, तो क्या होता है, एक इंक्रीज कर दिया जाता है किसमें, प्रीसीडिंग डिजिट में।
तो इसका फाइनल अप्रोक्सीमेट जो आंसर बैठेगा, फाइनल अप्रोक्सीमेट आंसर बैठेगा वो कितना बचेगा, 10 हो गया, 10 हो गया, तो 10 आप लिख सकते हो फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको जो ऐड में करना है और इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट में करना है। यदि मैं इसी को सब्ट्रैक्ट में कर दूं, देखो 5.389 और यदि इसी को सब्ट्रैक्ट में कर दें कितना है, 4.3 है, ठीक है। तो देखो 9 का 9, 8 का 8, 3 और 3 0 और यहाँ पे हुआ 5 और 4, 5 में 4 गया तो कितना बना 1, तो 1.089 यदि सब्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाए, जीरो है, जीरो है, ये क्या टर्मिनेटिंग डिजिट और ये क्या है प्रीसीडिंग डिजिट, और जीरो की कंडीशन में तो ये 1 ही हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है भाई, कर सकते हो। अब है दूसरा है सब्ट्रैक्शन और क्या है डिवीजन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, उसको देख लो। चलो भाई सेकंड ऑपरेशन से देख लेते हैं भाई, किसके सेकंड ऑपरेशन राउंडिंग ऑफ का, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, सेकंड रूल में यहां पर कहते रहे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसमें क्या होता है, इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे मिनिमम मिलेंगे, वो वाली क्वांटिटीज यहाँ पर यूज करनी है, और रिजल्ट फाइनल क्या है जहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें कम मिले। देखो जैसे कि एग्जांपल दे दें 3.2 मल्टीप्लाई 1.11 ऐसे दे दिया, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं भाई साहब, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बताओ, ऑल नॉन जीरो डिजिट तो 3, सही है ना, यहाँ पर 2 है सिग्निफिकेंट फिगर और इस वाली में कितने 3 है। मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो देखो मल्टीप्लाई करो एक बार कितना आएगा, करते हैं साइड में, 32 मल्टीप्लाई 111 कितना हो गया, 32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32, ये आ गया 2, 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 3, ये आ गया। डेसिमल कहाँ पे लगेगा 1 2 और 3 के बाद, तो ये आ गया, कितना हो गया भाई 3.552, ये आ गया, ये आ रहा है ना फाइनल आंसर। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको फिर दोबारा क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डिजिट, और इसको क्या बोलेंगे प्रीसीडिंग डिजिट, ठीक है। अब देखो टर्मिनेटिंग डिजिट यदि 5 है और प्रीसीडिंग डिजिट यदि क्या है ऑड है, तो ऑड में क्या कर देते हैं, प्रीसीडिंग डिजिट में इंक्रीज बाई 1, पढ़ाया था अभी नियम, याद कर लो। तो कितना हो जाएगा भाई इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, आ गया समझ में। चलो भाई देखो यहां तक समझ में आया, आ गया, ठीक है। तो ये वाला आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो गया, अच्छे से देखना, नोट्स अच्छे से पढ़ना, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम के लिए आपको बनाइए पूरा कंप्लीट, यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, थैंक यू, ठीक है। तो धन्यवाद, आप सभी यहाँ पर अच्छे से देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेहनत अच्छी लगी है तो सेकंड चैप्टर इसी तरीके से लेके आएंगे, इस पे सपोर्ट चाहिए पूरा, है ना, तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।